नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में अभी तक हम लोग 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम यहाँ पर 11वां लेक्चर पढ़ेंगे और इस 11वां लेक्चर में नेशनल इनकम का ये लास्ट लेक्चर होगा। तो क्लास होगा हमारा 11 और नेशनल इनकम पर होगा चौथा लेक्चर। तो इसके पहले के यदि लेक्चर स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो वो लोग रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर सारे लेक्चर वहाँ पर आप देख सकते हैं। रविन एकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा, वहाँ से भी क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर इसको लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे कक्षाएँ आपको प्रीलिम मेंस सारी डिटेल में उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से संबंधित यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या आप डायरेक्ट कॉल भी कर लीजिए, जिससे आपको हमारी टीम गाइड कर देगी और आप हमारी कक्षाएं वहां पर अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का लास्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम कुछ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कुछ बातों पर भी यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अगर इसमें हम यहाँ पर एमपी जोड़ दें तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी क्या होगी डेफिनीशन? तो डेफिनीशन स्टूडेंट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया है और आज थोड़ा सा रिवीजन करा के आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ डोमेस्टिक यानी घरेलू। तो आपको मैंने बताया था कि एक लेखा वर्ष में, ठीक है, इसका मीनिंग हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। एक लेखा वर्ष या एक वित्तीय वर्ष, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, चूंकि डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित की गई समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो अगर हम एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान अपने कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, तो उसकी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित की गई समस्त अंतिम यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही होता है जीडीपी। ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो टर्म यहाँ पर यूज किए गए हैं, लेखा वर्ष याद रखिएगा और घरेलू सीमा, ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। और इसमें जो अंतिम वस्तुएं हैं ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। तो और उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, तो जैसे हमने बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया और इसके बाद हमने क्या किया, बहुत सारी सेवाओं का उत्पादन किया, तो उन वस्तुओं और सेवाओं का कुछ मुद्रा में वैल्यू होता है, तो उसे ही हम बोलेंगे जीडीपी। क्लियर? तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे या जो भारत सरकार का बजट आता है उसमें ये सब टर्म यूज़ होते हैं। या जैसे आप देखते हैं कि भारत की जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर में इतने होने का अनुमान है, इस तरीके, तो वो जीडीपी क्या होती है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो घरेलू सीमा, ये जब भी कभी जीडीपी निकालते हैं तो ये घरेलू सीमा के अंदर हम देखते हैं क्या प्रोडक्शन हुआ,
चाहे वो प्रोडक्शन गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। उसकी जो मुद्रा में वैल्यू होती है, उसकी रुपए में वैल्यू, उस देश की जो करेंसी है उसमें कितनी वैल्यू होती है, उस सभी को हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी जीडीपी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो जीडीपी है इसमें मूल्य ह्रास भी इंक्लूड होता है, यानी डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट, इसमें जीडीपी में डिप्रिसिएशन भी शामिल होता है। डिप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे हमने जब इन वस्तुओं का उत्पादन किया तो उसमें मशीनें चल रही होंगी तो मशीनों में कुछ घिसावट होगी, उसके जो पुर्जे होंगे वो पुराने होंगे, धीरे धीरे वो डैमेज होंगे, तो उनकी जो मियाद है, यानी जो उनका मशीनों का जो घिसावट होगा, है ना, मशीनों की जो लाइफ है वो कम होती जाएगी, तो वो यहाँ पर जुड़ा रहता है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन यदि डेप्रिसिएशन यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इससे हम माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, यहाँ से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा जी, यानी ग्रॉस तुरंत बन जाएगा एन, तो ये होगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम लोग इसी को एमपी को एफसी पर निकालें, फैक्टर कॉस्ट पर, तो आपको फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया था, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर दोबारा फिर से बता देते हैं। तो एमपी की जगह पर हम अगर यहाँ पर एफसी ले लें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कारक लागत, यानी कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारी डेफिनेशन वही रहेगी, सारी डेफिनेशन वही रहेगी, तो बाकी बस थोड़ा चेंज होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है लिख देते हैं। इससे क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका अभिप्राय, इसका मीनिंग एक लेखा वर्ष में, सारी डेफिनेशन वही रहेगी, एक लेखा वर्ष में। चूंकि जीडीपी है, घरेलू है, तो घरेलू सीमा के अंदर, एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर सृजित कारक आय, सृजित कारक आय, फैक्टर इनकम, कारक आय। क्लियर? अब ये कारक आय क्या होती है, आपको हमने समझाया था शुरू में, कारक आय के जोड़, ठीक है, जोड़ से है। तो अब ये कारक आय क्या है, जैसे कोई चीज़ हम उत्पादित करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये मार्कर हमने उत्पादन किया, तो इसमें लेबर लगेगा ना, है ना, तो लेबर एक कारक होगा। क्लियर? तो लेबर लगेगा तो लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो लेबर के द्वारा जो भी आय होगी, ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी वेजेस। तो ये कारक आय में क्या क्या आ जाएगा, देखो, श्रमिकों का पारिश्रमिक, अगर श्रमिक नहीं लगेंगे तो इसका उत्पादन नहीं होगा, तो इसके उत्पादन में जो वर्कर लगेंगे उनकी भी तो कुछ वैल्यू होगी, तो इनका जो सैलरी मिलेगी, जितना उन्होंने इसके उत्पादन में काम किया उसके बदले में उनको उतना पैसा मिल गया, तो वो काम किया ना। कारक आय क्या होता है, कुछ करने के बदले में जो इनकम होती है उसी को तो कारक आय कहते हैं। ये ले लिया। और कारक आय में क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है, उसमें पूंजी भी तो लगेगी, तो पूंजी जो उद्योगपति पूंजी लगाएगा
तो उसको लाभ मिलेगा उससे, तो कारक आय में लाभ भी आता है। ठीक है, कारक आय में जैसे हमने कोई जमीन ली जहाँ पर फैक्ट्री लगाई इस मार्कर की, तो रेंट पे ली होगी, तो हमने रेंट भी दिया होगा, तो वो भी कारक आय हो जाएगा। और जैसे हमने कहीं पर पैसे लगाए होंगे तो उसमें ब्याज भी मिलेगा, तो वो भी कारक आय होती है। तो ये सबको हम जोड़ देंगे, तो उसी को बोलेंगे जीडीपी एट एफसी। क्लियर? तो जब भी हम लोग जीडीपी देखेंगे इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और अगर इसमें डेप्रिसिएशन को हम घटा दें तो फिर ये हो जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसको हम 3-4 बार आपको समझा चुके, तो मुझे लगता है कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 1 मिनट। अब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, इस पर काम करेंगे। मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी। जो मौद्रिक होगी इसको हम नॉमिनल भी कहते हैं और इसको रियल कहते हैं। तो जीडीपी यहाँ पर हम 2 तरीके से देखेंगे। तो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी क्या है, डेफिनेशन आपको क्लियर है, तो ये कैलकुलेशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसे हमने कोई चीज़ का उत्पादन किया, ठीक है, किसी भी चीज़ का उत्पादन किया, चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, यानी वस्तुएं हों या सेवाएं हों, उनका जो रुपए में वैल्यू होता है वही होता है ना जीडीपी। ठीक है, अब देखो जो जीडीपी 2 तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 2 तरीके से। एक जीडीपी निकाली जाती है करंट प्राइस पर, या उसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं, और एक जीडीपी निकाली जाती है बेस ईयर पर, स्थिर कीमतों पर। तो 2 तरीके से जीडीपी होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जीडीपी करंट प्राइस पर, इसको बोलते हैं चालू कीमत, करंट प्राइस पर। और एक होता है जीडीपी स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमत पर। तो जो जीडीपी निकाली जाती है करंट प्राइस पर उसको कहते हैं मौद्रिक जीडीपी, वही होती है मौद्रिक जीडीपी। और जो निकाली जाती है स्थिर कीमत पर वो होती है वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। तो जो वास्तविक जीडीपी है ये किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक ग्रोथ को बताती है, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, ये वास्तविक ग्रोथ को बताती है, किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक ग्रोथ या समृद्धि का सूचक होती है। रियल ग्रोथ का इंडिकेटर होती है किसी भी इकोनॉमी की। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भारत की जो समृद्धि दर है वो इतनी है, ग्रोथ रेट इतनी है, डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ रेट इतनी है। तो ये ग्रोथ रेट कैसे पता चलता है? जीडीपी से हम पता लगा लेते हैं। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, बस समझिएगा आप, जीडीपी बढ़ रही है तो हम कहेंगे वो देश ग्रोथ कर रहा है। और अगर जीडीपी घट रही है तो इसका मतलब है कि वो देश पीछे जा रहा है, वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जीडीपी से ही हम ग्रोथ रेट को पता करते हैं। तो जीडीपी फिर हम 2 तरीके की देख पा रहे हैं, एक है करंट प्राइस पर जो कि नॉमिनल है, और एक है स्थिर कीमत पर जो कि वास्तविक जीडीपी है। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक समृद्धि है
वो हम किससे पता लगा लेते हैं, जीडीपी है ना, किस पर, स्थिर कीमत पर जो निकाली जाती है। ये है क्या, अभी हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो चालू कीमतों पर जीडीपी के आकलन को मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, यानी नॉमिनल जीडीपी। क्या बोला जाता है, ये नॉमिनल है और ये वाली रियल, ये रियल जीडीपी है। ओके, नॉमिनल और रियल। और जो स्थिर कीमतों पर हम जीडीपी निकालते हैं वो रियल जीडीपी है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इकोनॉमी में हम कोई बहुत ज़्यादा आपको लिखाने वाले नहीं हैं, यहाँ हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो चाहे वो प्रीलिम का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, आप अपना दिमाग लगा के उसका आंसर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें और भी इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब ये करंट प्राइस क्या होता है। करंट प्राइस जैसे मतलब आज की डेट में कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचने गए तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसे कहते हैं करंट प्राइस, या उसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो करंट प्राइस आज किसी प्रोडक्ट का कुछ और है, 2 दिन बाद कुछ और हो जाएगा, 10 दिन बाद कुछ और हो जाएगा, 1 साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो करंट प्राइस जो है ना, ये स्थिर नहीं होता है, तो इससे फ्लैक्चुएशन होता रहता है ना। और जब फ्लैक्चुएशन होता रहता है तो ये रियल तस्वीर किसी भी देश के ग्रोथ की नहीं बता पाती है। रियल तस्वीर, मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल तस्वीर नहीं बता पाती है किसी भी कंट्री के ग्रोथ की। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, चलो इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जीडीपी करंट प्राइस वाली। ठीक, तो जैसे मान लो हमने कोई फैक्ट्री लगाई, ठीक है, कोई फैक्ट्री लगाई और उसमें हम कोई XYZ कोई भी सामान का उत्पादन कर रहे हैं। सपोज दैट हमने कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हमने पार्ले जी का मान लीजिए बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने देखा कि 1 साल में हमने पार्ले जी का उत्पादन किया। ठीक है, एक छोटा सा आंकड़ा लेंगे, जैसे मान लो हमने 1000 पैकेट पार्ले जी हमारे पास हैं, इनका हमने प्रोडक्शन किया और एक पार्ले जी के पैकेट की कीमत है 5 रुपये। तो 1000 मार्केट में 5 रुपये बिक रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5000। तो ये 1000 जो पार्ले जी का जो पैकेट था जो हमने उत्पादन किया एक लेखा वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, उसकी मार्केट में रुपए में वैल्यू कितनी बनी, 5000। मॉनिटरी वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको, मॉनिटरी वैल्यू। ओके, 5000 बनी। ठीक है, 1 साल का हो गया। अब अगली साल हमने फिर से इसका प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट ईयर, ये हमने देखा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में भी हमने इसका 1000 पैकेट उत्पादन किया, लेकिन इसका प्राइस बढ़ गया, 6 रुपये हो गया। प्राइस बढ़ गया, 6 रुपये हो गया, तो ये हो गया 6000। कितना हो गया, 6000। तो अब आप देखो ये 6000 हो गया। हमने प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ाया, प्रोडक्शन तो स्थिर है ना। पिछली साल 1000 पैकेट का प्रोडक्शन किया था और अगली साल नेक्स्ट ईयर भी 1000 पैकेट का ही प्रोडक्शन किया, यानी जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो उतना ही है। बट यहाँ पर आप देखोगे रुपए में वैल्यू यहाँ 5000 है और अगली साल ये 6000 हो गई। तो आपको लगेगा, रुपए की वैल्यू देखकर लगेगा कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन हकीकत में ग्रोथ कहाँ हुई, उत्पादन तो उतना ही हुआ है ना। 1000 पैकेट उत्पादन में जितने लोगों को रोजगार मिला होगा पहले, उतना ही तो यहाँ भी मिला है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जितनी मशीनों का खर्चा, लेबर का खर्चा यहाँ हुआ होगा उतना ही यहाँ भी हुआ है। बट हुआ क्या, प्राइस बढ़ गया, यानी महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने की वजह से ये आपको रुपए में वैल्यू इसकी ज़्यादा दिखने लगी। क्या वास्तव में प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं बढ़ा,
तो यहाँ से देखने पे तो लगेगा कि ग्रोथ हुई है, 5,000 पिछले साल और अगली साल 6,000 का हो गया, इसका मतलब लगेगा ग्रोथ हुई है। लेकिन वास्तव में क्या ग्रोथ प्रोडक्शन के बढ़ने से हुई है? नहीं, इसका मतलब रियल में ग्रोथ नहीं हुई। तो करंट प्राइस अगर बढ़ गया या महंगाई बढ़ गई तो यहाँ पर आपको इसका मौद्रिक मूल्य ज़्यादा दिखने लगेगा, लेकिन हकीकत में प्रोडक्शन में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और जब तक प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक हम कहेंगे कि मतलब तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई है देश में, है ना। तो ये तो बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी साल प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ, पहली साल हुआ 1,000, दूसरी साल हमने 900 पैकेट का प्रोडक्शन किया, लेकिन ये यहाँ पर 7 रुपये हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ तो 900 पैकेट का उत्पादन किया और 7 रुपये का हो गया, तो ये हो गया 6300। देख रहे हो यहाँ तो ये वैल्यू तो बढ़ गई, 5,000 थी यहाँ 63 हो गई। क्या वास्तव में प्रोडक्शन बढ़ा? प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। प्रोडक्शन घट गया है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से ये मूल्य ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसा लगेगा कि ग्रोथ हुई है, लेकिन हकीकत में ग्रोथ नहीं हुई है, बल्कि हम पीछे हो गए हैं। तो यहाँ पर दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो इसका मतलब है कि जो जीडीपी करंट प्राइस पर निकाली जाती है वो देश की ग्रोथ की रियल तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम लोग इसको देखते हैं, इस वाले को समझते हैं। इसमें जीडीपी स्थिर कीमत का मतलब होता है कि हम एक फिक्स कर लेते हैं और इसके लिए बेस ईयर एक डिसाइड किया जाता है, एक आधार वर्ष डिसाइड किया जाता है। जीडीपी स्थिर कीमत पर निकालने के लिए एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है, और इस समय बेस ईयर है जीडीपी निकालने का 2011-12। ये पहले 2004-5 पर निकाली जाती थी, अब 2011-12 कर दिया गया। तो 2011-12 में जो वस्तुओं की कीमत थी एक सामान्य स्तर पर, उन्हीं कीमतों से बाजार में कीमत कुछ भी होती जाए, हमें नहीं लेना देना है। जो 2011-12 में, इसको हमने अगर आधार वर्ष मान लिया बेस ईयर, तो अगर मान लो इसी पार्ले जी की कीमत 4 रुपये थी एक पैकेट की, समझना 4 रुपये थी पार्ले जी की कीमत, पार्ले जी, ठीक है। और लेकिन 2014-15 में पार्ले जी की कीमत हो गई 5 रुपये। तो हमें अब ये बढ़ी हुई कीमत से नहीं कैलकुलेट करना है, वो तो करंट प्राइस हो गया ना, वो चेंज हो गया। हम तो 2011-12 से ही निकालेंगे। अब देखो 2011-12 में के बेस ईयर पर हमने फाइनेंशियल ईयर 2012-13 का हम निकालेंगे जीडीपी, है ना, स्थिर कीमत पर। तो ध्यान से समझना, 2012-13 में मान लो हमने 10 पैकेट का प्रोडक्शन, 1,000 पैकेट का प्रोडक्शन किया। तो 1,000 पैकेट का जब प्रोडक्शन करेंगे तो 1,000 और है कितने का? 4 रुपये का, तो ये हो गए 4,000। ठीक है, 4,000। अब समझना ध्यान से, ये हमने एक लिया 2012-13 का। अब हमने 2013-14 का प्रोडक्शन देखा और वहाँ पर प्रोडक्शन पता लगा कि 1,000 की जगह पर हमने 2,000 पैकेट का प्रोडक्शन किया। तो जब 2,000 पैकेट का प्रोडक्शन किया तो हमें जो इसका मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, जिस बेस ईयर का प्राइस हम यहाँ फिक्स किए थे उसी प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 4 रुपये के हिसाब से ही हम यहाँ स्थिर मूल्य, है ना, कैसा करेंगे, स्थिर मूल्य लेंगे ना। तो स्थिर जो हमने मान लिया था 4, वही भले ही 2013-14 में उसकी कीमत बढ़कर करंट प्राइस 5 हो गया हो, उसको हम नहीं लेंगे। हमने जो फिक्स किया है बेस ईयर एक लिया था उसमें, तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8,000। ये 8,000 तभी हुआ
जब प्रोडक्शन 1000 से बढ़कर 2000 हुआ। तो 2012-13 में जो जीडीपी स्थिर कीमत पर 4000 थी, वही 2013-14 में कितनी हो गई? 8000 हो गई, बढ़ गई, डबल हो गई। ये डबल कब हुई? जब प्रोडक्शन 1000 से 2000 हुआ। अगर प्रोडक्शन उतना ही रहता, 1000 ही रहता, तो ये 1000 ही अगर रहता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा होता, तो ये 4000 ही होता जीडीपी। तो अगर प्रोडक्शन में परिवर्तन होगा तो ही जीडीपी में परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं। और अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तभी हम कहेंगे कि रियल ग्रोथ हो रही है। और हमने भी सीखा था कि जो करंट प्राइस पर निकालते, बाय द वे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेकिन महंगाई बढ़ गई, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अरे अर्थव्यवस्था में बहुत सारा जीडीपी है। नहीं, ये समझ में आया? तो जो जीडीपी स्थिर कीमत पर होती है वो किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक समृद्धि का सूचक होता है। वास्तविक समृद्धि क्या होती है? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी। तो प्रोडक्शन 1000 से यहाँ 2000 हुआ तो समृद्धि दिख रही है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो समृद्धि नहीं दिखेगी। तो प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा जीडीपी, ये वाली। क्लियर हो गई बात? तो इसका मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। तो मौद्रिक वाली नॉमिनल होती है और जो स्थिर कीमत पर होती है वो रियल होती है, और वो किसी देश की रियल ग्रोथ को बताता है। इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि नहीं समझ में आया, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न फिर भी आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे। एक मिनट, अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं इन्हीं से जो हमने अभी पढ़ाया है, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। जो मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी हमने यहाँ पर समझाया, तो इसका एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि एक दी हुई समयावधि में, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय, कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं, दोनों दोगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय, तो वास्तविक आय डैश दिया हुआ। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए लिखा है, ए दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन आधी रह जाएगी, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, डी ऑप्शन कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करेंगी, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करेंगी, प्रभावित नहीं करेंगी। ये अब देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यदि दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए, मौद्रिक आय का मतलब ये क्या हो गया? ये जीडीपी एट करंट प्राइस, ये जीडीपी हो गई करंट प्राइस पर, करंट प्राइस।
ठीक है। तो कीमतें भी बदल गई और मौद्रिक आय भी बदल गई, दोनों दोगुनी हो गई। तो वास्तविक आय पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब है जीडीपी स्थिर कीमत पर पूछी है, स्थिर कीमत पर। तो आप देख रहे हो इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो ये जो होती है ना, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत, तो कीमतों का यहाँ पर तो कोई वो नहीं होगा ना, तो ये तो इसमें इसके कैलकुलेशन में कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, तो ये कैसी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये अपरिवर्तित रहेगी। तो यही आंसर इसका होगा, बेस्ट आंसर यही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हटा देते हैं इसको, चलो नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, यहां पर एक चीज याद रखना है। जैसे यहां पर एक नोट आप लोग लिख लीजिए, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये भी एक प्रकार की नेशनल इनकम ही है। पूरी देश की नेशनल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो एक व्यक्ति की निकल आएगी, पूरे देश की जगह पर एक व्यक्ति की निकल आएगी। तो प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, निकल आती है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर ये जीडीपी के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, जैसे देश की जीडीपी निकाली और उसमें हमने देश की पॉपुलेशन से भाग दे दिया, तो एक व्यक्ति की आय हो जाएगी ना, वो पूरे देश की थी जीडीपी और एक व्यक्ति की हो जाएगी। तो ये बेसिकली हम इसको जीडीपी मान लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान मूल्यों पर, यानी ये क्या हो गया, करंट प्राइस, करंट प्राइस। तो ये करंट प्राइस पर जीडीपी है, चाहे जीडीपी यूज करें चाहे पर कैपिटा इनकम यूज करें, है ना, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। क्लियर? तो आप देखो, जैसे हमने निकाला जीडीपी, करंट प्राइस, वर्तमान मूल्यों पर या बाजार मूल्य, है ना, वर्तमान मूल्यों पर, और इसमें माइनस हमने कर दिया क्या, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जीडीपी स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर। ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हुआ? तो देखो समझो, ध्यान से समझो, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन ISPT में आया है। अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो है क्या, इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो 1000 पैकेट हमने पार्ले जी के प्रोड्यूस किए, है ना, प्रोडक्शन किया, और एक पैकेट की कीमत 4 रुपये है। तो ये कितना हो गया, अगर हम लोग वर्तमान मूल्य पर निकालें, ठीक है, मान लो 5 रुपये है वर्तमान मूल्य, तो ये कितना हुआ, 5000। तो ये 5000 की होगी क्या, जीडीपी वर्तमान प्राइस पर। लेकिन हमने देखा था स्थिर मूल्यों पर, तो स्थिर मूल्य जो 2011-12 हमने कितना माना था अभी पीछे, मान के हम लोग आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना,
तो वो हमने माना था कि 4 रुपये था, तब ये कितना हुआ, ये 4 हुआ, 4000 हुआ। तो अब आप देखो जो जीडीपी करंट प्राइस पर है वो 5000 आई, और जो जीडीपी स्थिर मूल्य पर है वो 4000 आई, 1000 प्रोडक्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मूल्य बढ़ गया, यहाँ पर मूल्य कितना 4 रुपये, और यहाँ पर मूल्य कितना बढ़ गया 5 रुपये। वो तो हमने फिक्स रखा है ना, 2011-12 एक आधार वर्ष है, उसके आधार पर। और ये यहाँ 5 रुपये है, इसका मतलब ये 4 है, ये 5 रुपये है, 1 रुपये ज़्यादा है, यानी महंगाई 1 रुपये ज़्यादा है। तो 1 रुपये महंगाई ज़्यादा है, इसलिए ये कितने का फर्क आ रहा है, 1000 का फर्क आ रहा है। ये 5000 है, वो 4000 है। तो 1 रुपये का फर्क आ रहा है, यानी कितना फर्क आ रहा है, 1000 का फर्क पड़ रहा है। तो यही तो महंगाई है ना, यही तो महंगाई है ना। तो अगर इस महंगाई को हम लेस कर दें, तो 5000 से 1000 लेस कर दें तो कितना आ जाएगा, 4000। तो ये जो 1000 महंगाई है, इसी को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये जो जीडीपी करंट प्राइस पर, इसमें इन्फ्लेशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो जीडीपी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी स्थिर मूल्यों पर, एक बेस ईयर के आधार पर जो निकाली जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ये IAS 2000 का था, 2000 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन है वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइस पर, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रति व्यक्ति आय बेसिकली वो जीडीपी है। देश की जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो एक व्यक्ति का इनकम निकल आया जीडीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी को हमने प्रति व्यक्ति यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कि वृद्धि दर, आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं PCI, पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, से अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है, ये लिखा है। और फिर लिखा है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है, अगर इसके ऑप्शन ना दियो तो भी आंसर पता चल गया। देखो ध्यान से समझो, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन दिया है जनसंख्या वृद्धि की दर का, जनसंख्या की वृद्धि दर का। दूसरा ऑप्शन दिया है मूल स्तर की वृद्धि दर का, मूल स्तर की वृद्धि दर का। तीसरा ऑप्शन दिया है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। और डी ऑप्शन दिया है वेतन दर में वृद्धि की दर का, वेतन दर में वृद्धि की दर का। ये तो ये अब देखो IAS 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम में,
पीटी का क्वेश्चन है। तो आपको बताया कि जो करंट प्राइस पर, ध्यान से समझो, जो करंट प्राइस पर जीडीपी निकाली जाती है वो ज़्यादा होती है स्थिर मूल्यों पर पीसीआई की वृद्धि दर से। ज़्यादा होती है ना, कितनी ज़्यादा होती है? मुद्रास्फीति के बराबर। तो फिर इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। बस हो गया आंसर, पकड़ लिया यहीं से, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति रहती है, और मुद्रास्फीति को माइनस कर दें तो क्या निकल आएगी? तो निकल आएगी पीसीआई एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पर। इतनी बात समझ में आ गई? यही आंसर है उसका। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो, तो इतना क्लियर हो गया। कोई अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक टर्म और है जिसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी एक डिफ्लेटर टर्म भी मिलता है, ये भी। तो इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। ये है क्या, इसका क्या मतलब होता है? एक टर्म है, याद रखिए, कभी भी पूछ सकता है। तो चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? क्या मीनिंग हुआ? चालू कीमतों पर जीडीपी यानी जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमत, ठीक है, के अनुपात को बोला जाता है, के रेशियो को क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। इसको जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। क्लियर? तो बहुत आसान से, मतलब आसान से शब्दों में इसको हमने समझ लिया, ठीक है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दोनों हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला जो निकाला जाता है करंट, जो चालू कीमत पर होता है ना, करंट प्राइस पर, तो इसका जो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला आप ऐसे निकाल सकते हो, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या होगा? जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस और इनटू 100, ठीक है। तो ये इस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि जो जीडीपी, जो मौद्रिक जीडीपी है और वास्तविक जीडीपी है, इनको क्या आपस में कन्वर्ट कर सकते, कन्वर्जन कर सकते हैं? बिल्कुल। एक हमने फार्मूला भी आपको बताया था कि जीडीपी एट करंट प्राइस माइनस इन्फ्लेशन बराबर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, उससे आप उसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी से आप इसी को इधर उधर करके निकाल सकते हो, जीडीपी डिफ्लेटर पता हो, ठीक है, और ये इस तरीके से आप उसे निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये भी आपने सीख लिया, जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखो, जैसे अगर जिस देश की जीडीपी ज़्यादा है तो उससे उस देश के निवासियों का कल्याण होता है। भाई हमारे देश में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो उससे कल्याण होगा।
एक तो देश में इनकम बढ़ेगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। तो जीडीपी जो होती है अक्सर कल्याण का सूचक माना जाता है, वेलफेयर का इंडिकेटर माना जाता है। तो जिस देश का जीडीपी ज़्यादा होगा उस देश के लोगों का कल्याण ज़्यादा होगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो वास्तविक जीडीपी है वही कल्याण का सूचक होगा, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है जो करंट प्राइस पर निकालती है वो कल्याण का सूचक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो कीमत पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जीडीपी और देश का कल्याण, वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन सी जीडीपी? जो कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाती है, जिसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं, वो बताती है कल्याण को। ठीक है, तो जब वास्तव में प्रोडक्शन होगा, है ना, गुड्स का, सर्विसेज का, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ेगी और कल्याण का जो स्तर है वो उच्च होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए देखें किसी देश में जीडीपी का ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो असमान वितरण है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो ये एक समस्या हो सकती है। और अभी के जैसे हो सकता है कि हमें डिपेंड करेगा कि वास्तव में जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो डिपेंड करेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि पता लगा कि हम डिफेंस के प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहे हैं। ठीक है, तो डिफेंस के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्शन तो हो रहा है देश में, लेकिन क्या वो वास्तव में देश के ग्रोथ को बता रहा है? नहीं, देश के ग्रोथ को नहीं बता रहा, वो तो सिर्फ हम डिफेंस के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे तो कल्याण नहीं होगा ना लोगों का। तो ये भी ध्यान में रखना होता है कि प्रोडक्शन भी किस चीज़ का हो रहा है। ठीक है, तो ये सब मेंस में लिखने के काम आएगा। पता लगा कि किसी देश में केवल हथियार बनाए जा रहे हैं, तो हथियार बना के क्या इतने के हथियार हमने बना लिए और वो रखे हुए हैं, तो लोग हथियार से पेट थोड़ी ना भरेगा लोगों का, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वास्तव में हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा, तो ये कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट थे, क्लियर। तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा नेशनल इनकम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया, और उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इसी के साथ ये हमारा नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और हम लोग अगले लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, मिलते हैं।